तो ये जो पेज है हमारा, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पेज है। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जो चलता है हमारा 1939 से शुरू होता है और 1945 तक चलता है, ठीक है। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में दो तरह का विचारधारा होता था। एक विचारधारा हमारा ये कहता था कि अंग्रेज पर आया हुआ संकट भारत के लिए वरदान, और दूसरा विचारधारा हमारा ये कह रहा था, ठीक है, कि अगर हमारे दुश्मन पर कोई संकट आता है तो हम उसको वरदान के तौर पर नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब ये कि एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था हमारा, ठीक है, जो साधन और साध्य के पवित्रता को स्वीकार करता था, और दूसरे तरफ सुभाष चंद्र बोस थे हमारे, उनको ये लग रहा था कि भाई अंग्रेज पर अगर किसी भी प्रकार का संकट आता है तो हमको क्या करना है, उस संकट का लाभ उठाना है, और उस संकट का लाभ उठा के भारत को हमको आजाद करवा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चल कर देखें कि 1939 जब कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होता है, और यहाँ पे जिस तरह का स्थिति उभर के सामने आता है, उस परिस्थिति में अगर हम देखें तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको कांग्रेस से त्याग पत्र देना पड़ता है, और उनका जो विचारधारा अगर सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा का बात करें तो विचारधारा जो पाएगा ये थोड़ा सा ऊपर पर डालना, ठीक है। कहने का मतलब ये कि ये पूरी तरह से एक जो कह लीजिए ये पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार है कि अंग्रेज के ऊपर अगर कोई संकट आया है भारत के लिए वरदान है, और इसी वरदान का हमको फायदा उठाना है। यहाँ पे अगर चल के देखें तो जो सुभाष चंद्र बोस थे हमारे, ये कल क्या रहे थे, तो अंग्रेज विरोधी भाषण दे रहे थे। इसी दौरान अगर आप देखें ना तो सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इस नजरबंदी से भी अगर हम बात करें ना तो 1941 में 1941 में ये अचानक से गायब हो जाते हैं। जब नजरबंदी से ये अचानक गायब हुए तो गायब होकर ये पेशावर और लाहौर होते हुए ये काबुल पहुंचते हैं, और काबुल से कहां जाते हैं, रूस। जब ये रूस पहुंचते हैं, ठीक है, उस समय तक जो ब्रिटेन का स्थिति था युद्ध में ये बहुत अच्छा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा चला उस वर्ल्ड वॉर में जब तक ब्रिटेन का जब तक अमेरिका का और जब तक सोवियत संघ का एंट्री नहीं होता है तो जो मित्र राष्ट्र का स्थिति था ये शायद बहुत कमजोर था, ठीक है। और जो ब्रिटेन था हमारा ये इस युद्ध में सर्वाइव नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसी बीच में क्या होता है कि जब सुभाष चंद्र बोस रूस पहुंचते हैं, ठीक है, इसी दौरान जो जर्मनी है ये रूस पर अटैक कर देता है, और जब ये रूस पर अटैक किया तो जो सोवियत संघ था हमारा, ठीक है, ये कहां शामिल हो जाता है, मित्र राष्ट्र में। तो जब मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया तो सुभाष चंद्र बोस को जिस अपेक्षा के साथ वहां पहुंचे थे वह भारत में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर माना चल रहा है उस वर्ल्ड वॉर में हमको सोवियत संघ का सहयोग चाहिए, और उसके सहयोग को लेकर हम भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब सोवियत संघ मित्र राष्ट्र की तरफ शामिल हो गया, मतलब उस गुट में शामिल हो गया जिस गुट में हमारा ब्रिटेन था, ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस को ये लगने लगा कि अब सोवियत संघ से मदद मिलना हमारे लिए संभव नहीं है, ठीक है। तो ऐसा परिस्थिति में जो सुभाष चंद्र बोस थे हमारे ये कहां पहुंचते हैं, जर्मनी। जब ये जर्मनी पहुंचते हैं और वहां पे जाके हिटलर से मुलाकात करते हैं, ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करें तो हिटलर से भाई भारत की आजादी के लिए मदद मांगते हैं, ठीक है। और अगर हम जर्मनी से बात करें तो उनका एक सहयोगी था आबिद हुसैन, उस आबिद हुसैन के साथ वो जर्मनी से कहां के लिए रवाना होते हैं, जापान के लिए, ठीक है। और 1943 में ये जापान पहुंच जाते हैं। ये एक तरफ का घटना। अगर हम दूसरे तरफ से इस सीरीज को देखें तो इस सीरीज में क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब दक्षिण पूर्वी एशिया जो एरिया था हमारा, ठीक है, उस एरिया पर ब्रिटेन का जो स्थिति था ये धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा था। कहने का मतलब ये कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जो ब्रिटेन का स्थिति था ये लगभग कमजोर हो चुका था। ये उस समय का हम बात कर रहे हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत संघ शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। और चाहे हमारा म्यांमार हो, दक्षिण पूर्वी एशिया हो, सब जगह से अंग्रेज को पीछे हटना पड़ रहा था, ठीक है। और ऐसा परिस्थिति में जब जापान का विजय हो रहा था वहां, ठीक है, तो कुछ भारतीय सैनिक हमारा ऐसा भी था जो कि अंग्रेज की तरफ से लड़ रहा था, ठीक है। और जब अंग्रेज का पराजय हुआ तो ये जापान के सामने सरेंडर कर चुका था। एक इसी समय एक लीडर थे हमारे विलास बिहारी बोस, जिनके बारे में चर्चा 1912 में भी हम कर चुके हैं, जब हार्डिंग पर बम कांड हुआ था। पीछे वाला जो चीज है आपका उसको याद कीजिए। तो जो विलास बिहारी बोस थे मतलब इसी समय से अगर हम बात करें ना तो जापान में रह रहे थे, और जापान में अगर हम देखें तो भाई भारत में जो पॉलिटिकल संकट चल रहा था, जो राजनीतिक संकट चल रहा था, उस राजनीतिक संकट पर विचार करने के लिए, ठीक है, एक संगठन बनाते हैं जिसको हम लोग इंडिया इंडिपेंडेंस लीग कहते हैं। और इस इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का जो पहला जो कॉन्फ्रेंस होता है हमारा ये टोक्यो में होता है। मतलब भारत में राजनीतिक संस्था
जो उद्देश्य था कि भारत में जो राजनीतिक संकट हमारा उभर के आया है, उस राजनीतिक संकट पर हमको विचार करना है। दूसरा कदम अगर हम देखें तो जब दक्षिण पूर्वी एशिया में खास करके मलय प्रांत में जब ब्रिटेन का पराजय हुआ था और उस पराजय के पश्चात जो ब्रिटिश भारतीय सैनिक था, ये जो सरेंडर किया था हमारा, ठीक है, उसी में से एक अधिकारी थे मोहन सिंह, ठीक है। तो जो सेना, जो भारत का जो सेना जापान के सामने सरेंडर किया उसी को लेकर एक संगठन बनाते हैं। उस संगठन का नाम क्या था? आजाद हिंद फौज। इसका जो गठन हुआ था ये 1941 में हुआ था और गठन किए कौन थे? मोहन सिंह, ठीक है। अगर हम 1942 का बात करें, 1942 का बात करें तो 1942 में एक जो इंडिया इंडिपेंडेंस डे है हमारा, ठीक है, उस इंडिया इंडिपेंडेंस डे का एक और कॉन्फ्रेंस होता है बैंकॉक में, ठीक है। और यहीं पे जो हमारा जो आजाद हिंद फौज है, ठीक है, इस आजाद हिंद फौज का भी सम्मेलन होता है और इसी सम्मेलन में ये तय किया जाता है कि आजाद हिंद फौज और इंडिया इंडिपेंडेंस डे दोनों का जो नेतृत्व है ना, ये सुभाष चंद्र बोस को सौंप देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब सेकंड दूसरा कॉन्फ्रेंस हुआ इंडिया इंडिपेंडेंस डे का, इसी में यह निर्णय हुआ कि जो नेतृत्व है किसको सौंप दिया जाए? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जर्मनी से जापान पहुंचते हैं तो जापान पहुंचने के बाद दोनों का नेतृत्व जो है ये सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया जाता है। मतलब ये सुभाष चंद्र बोस जो है ये आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति या सर्वोच्च कमांडर हमारा नियुक्त होते हैं। इस दौरान अगर चल के देखें तो जहां तक जापान का सवाल रहेगा तो जापान के साथ सुभाष चंद्र बोस का जो रिलेशन था, ये रिलेशन शायद बहुत बेहतर था। कहने का मतलब ये कि जापान हर स्तर से सुभाष चंद्र बोस का सहयोग करने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ पे दो ग्रुप था हमारा, एक तरफ मित्र राष्ट्र था और दूसरा तरफ से दूरी राष्ट्र था। अगर हम ब्रिटेन का बात करें तो ब्रिटेन किस में शामिल था? मित्र राष्ट्र में, ठीक है, और जापान किस में शामिल था? दूरी राष्ट्र में, ठीक है। और दोनों ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था ये इसी दो गुट के बीच में हो रहा था, ठीक है। कहने का मतलब ये कि भाई तत्कालीन समय में हम बात करें तो ब्रिटेन जो था ये जापान का सबसे बड़ा दुश्मन था या जापान का एक बड़ा दुश्मन था, ठीक है। और जहां तक सवाल रह गया कि भाई अगर मेरे जिसको हम दुश्मन मानते हैं अपना, ठीक है, अगर उस दुश्मन को हराने के लिए अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है या तो तरीका बताने के लिए या तो सहयोग करने के लिए, ठीक है, तो हम या तो उसके सहयोग को भी स्वीकार कर सकते हैं या फिर उसके तरीके को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज क्या है यहाँ पे जापान। अगर हम जापान का बात करें तो जापान केवल इसलिए तैयार हो गया था, देखिए जापान को भारत के स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं था। अगर हम जापान का बात करें तो जापान का पास केवल एक मोटिव था कि जो मित्र राष्ट्र है हमारा, उस मित्र राष्ट्र को हमको पराजित करना है, ठीक है। और जहां तक पूरे विश्व का सवाल है, वर्ल्ड का जहां तक बात है, ठीक है, तो वर्ल्ड का एक सुपर पावर बनना है। और इस क्रम में अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस वहां जाते हैं, जापान से मदद मांगते हैं और जापान को ये लगता है कि भाई इस आदमी के सहयोग से हम इस परिस्थिति को निर्मित कर सकते हैं। और जहां तक जापान का बात लगे तो जापान इसके लिए तैयार भी हो जाता है। इसी दौरान अगर हम बात करें कि जब जो सुभाष चंद्र बोस थे, जब इनको आजादी हिंद फौज का कमान सौंपा जाता है, ठीक है, तो ये जो सुभाष चंद्र बोस थे हमारे, ये दक्षिण पूर्वी एशिया में खास करके सिंगापुर, ठीक है, एक आजाद हिंद सरकार का गठन करते हैं। उस आजाद हिंद सरकार में जो सर्वोच्च पद था, ये सर्वोच्च पद किसके पास रहता है? सुभाष चंद्र बोस के पास। वित्त मंत्री यहाँ पे कौन बनते हैं? वित्त मंत्री कौन बनते हैं? स्त्री विभाग के मंत्री किसको बनाया गया? जो स्त्री विभाग का मंत्री है ये किसको बनाया गया? एक शब्द का प्रयोग कर रहे थे आप लोग, रानी झांसी रेजिमेंट। परीक्षा में पूछ सकता है इसका प्रमुख कौन था, इसकी हेड कौन थी? रानी झांसी रेजिमेंट की हेड कौन थी? मतलब रानी झांसी रेजिमेंट का जो गठन हुआ था ये किसके नेतृत्व में हुआ? शायद यूपीएससी का क्वेश्चन है इसमें। रानी झांसी रेजिमेंट का जो गठन हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ? का हम बात करें तो जो सुभाष चंद्र बोस है हमारे ये कमान संभालते हैं, ठीक है। इस समय तक अगर हम बात करें जैसे 1942 जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस आंदोलन में एक शब्द का चर्चा की थी,
ठीक है ना, कि भारत पर जापान के आक्रमण का खतरा बना हुआ था और खास करके पूर्वोत्तर भारत और कलकत्ता, ठीक है ना, जापान के द्वारा बम भी गिराया गया, ठीक है। और ऐसा परिस्थिति में कलकत्ता से एक बड़ा आबादी पलायन करके ना कानपुर पहुंच चुका था, ठीक है। मतलब जब आम आदमी को ये लगने लगा कि भाई जापान जो है भारत पर आक्रमण करेगा और आक्रमण होगा कहाँ, तो पूर्वोत्तर भारत। और अगर हम कलकत्ता का बात करें तो पूर्वोत्तर भारत का बात करें तो पूर्वोत्तर भारत जो है ना ये म्यांमार सीमा के बिल्कुल निकट था और म्यांमार पर इस समय तक जापान का कब्जा हो चुका था, ठीक है। तो अगर म्यांमार के रास्ते अगर जापान भारत में प्रवेश करता है तो सबसे पहले मिलेगा पूर्वोत्तर भारत, वहां से कहां जाएगा ये कलकत्ता। मतलब अटैक होने का संभावना इसी एरिया में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि म्यांमार पर जब कब्जा हुआ था तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ना, ठीक है, उस द्वीप समूह पर भी जापान का कब्जा हो चुका था, ठीक है। और यहीं पे जो जापान सरकार है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये आजाद हिंद फौज को सौंप देता है, ठीक है। और इसका जो नाम है सुभाष चंद्र बोस बदल के शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया और यहाँ पे जिस प्रकार से सरकार का गठन किया गया, ठीक है, और इसी समय तक अगर हम बात करें 1944 तो जो सुभाष चंद्र बोस थे हमारे, ये जो आजाद हिंद रेडियो, ठीक है, उससे आजाद हिंद फौज को संबोधित कर रहे थे और उसी के संबोधन के क्रम में ये महात्मा गांधी से कुछ गुजारिश किए थे कि भारत के स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध प्रारंभ हो चुका है, लास्ट पिता हमें इस भारत को आजाद करवाने वाले इस पवित्र युद्ध में आपके आशीर्वाद और शुभकामना की आवश्यकता है। मतलब गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। मतलब जो उपाधि दिया गया उनको, ये उपाधि किसके द्वारा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। तो ऐसा परिस्थिति में अगर बात करें 1944 का बात करें 1944 का, ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का जो आजाद हिंद फौज था, ठीक है, ये जापानी सेना के साथ मिलकर जो पूर्वोत्तर भारत का एरिया है हमारा, पूर्वोत्तर समझते हैं, पूर्वोत्तर किसको कहते हैं, सेवन सिस्टर्स को पूर्वोत्तर भारत। उसके पाकिस्तान में साथ में होगा, उसका कुछ रीजन होगा, उसका कुछ भाग होगा, है उसका कुछ भाग होगा, बांग्लादेश। ठीक है, चिकन नेक कैसा है, क्या है चिकन से जो नीचे वाला कट के जो अलग हो गया ना, उसमें जो ये वही चिकन से नीचे का गया है इसके भारत के लिए चिकन बॉर्डर कैसे जो भी मार्ग या फिर जो भी यातायात का जो भी इसी के द्वारा कनेक्टेड जो है इसका इसी के द्वारा कनेक्टेड है। इसको हटा दिया है। याद होगा आप लोगों को कि मोदी सरकार का जब गठन हुआ था उसके बाद चीन का एक लंबा समय तक भारत का डोकलाम होने का विरोध हुआ और डोकलाम जो विरोध हुआ था उसमें चीन का एक मोटिव ये था कि चिकन नेक पर हमको कब्जा कर लेना है, सिक्किम से नीचे का पतला सा रीजन है, ठीक है, इसी पतले से रीजन के सहारे तो शेष भारत निर्माण पूर्वोत्तर भारत के साथ जुड़ता है, ठीक है। और अगर इस रीजन पर अगर किसी अन्य देश का कब्जा हो जाता है तो पूर्वोत्तर भारत का जो शेष भारत है हमारा उसके साथ संपर्क खत्म हो जाएगा। मतलब उस क्षेत्र को फिर बाद में हमको हासिल कर पाना शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे अगर हम आजाद हिंद फौज का बात करें तो 1944 में 1944 में जो सुभाष चंद्र बोस का जो आजाद हिंद फौज था ये जापानी सेना के साथ मिलकर पूर्वोत्तर भारत पर घेरा डालता है, ठीक है। और अगर हम इस घेरा का बात करें तो इसको जो आजाद हिंद फौज का सेना था इसको एक तरह से बराबरी का दर्जा मिला था जापानी सेना में, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें ना तो इसको बराबरी का दर्जा जापानी सेना कभी नहीं दी, बल्कि जापानी सेना का जो सबसे घटिया काम होता था ना, यही सबसे घटिया काम करने के लिए इसको दिवस किया जाता था, मतलब आजाद हिंद फौज के लोग, ठीक है। और इस परिस्थिति में अगर बात करें तो आजाद हिंद फौज का जो सिपाही था शायद एक घुटन महसूस करता हो, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जापानी सेना के लिए कपड़ा धोना, खाना बनाना, मतलब जो छोटा मोटा काम होता है सेना, ठीक है ना, यही काम करवाया जाता था इससे। और अगर हम इस समय जिस समय का हम बात कर रहे हैं भाई 1945 में, ठीक है, जो अमेरिका है ये हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, दोनों जगह परमाणु बम गिराता है और परमाणु बम गिराने के बाद जो युद्ध का जो नतीजा है एकदम से पलट जाता है कि इससे पहले जो स्थिति बन रहा था कि भाई स्थिति ये था कि धोरी राष्ट्र का विजय हो रहा है, जीत हो रहा है, ठीक है, और मित्र राष्ट्र के बारे में स्थिति ये बन रहा था ना कि इसका पराजय निश्चित है। लेकिन इसी दौरान जिस प्रकार से
ठीक है। जब अमेरिका जापान पर परमाणु बम गिराता है तो जो नतीजा था एकदम से पलट जाता है। अब स्पष्ट हो गया कि धुरी राष्ट्र पराजित होगा और जो मित्र राष्ट्र है उसका विजय होगा। ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में जब रंगून पर ब्रिटेन का कब्जा होता है तो उस कब्जा के पश्चात जापानी सेना जो है ना ये अंग्रेजी सेना के सामने सरेंडर कर देती है। और जब इसका सरेंडर होता है तो इसके सरेंडर के बाद अगर हम देखें तो जो आजाद हिंद फौज का जवान था ये भी सरेंडर कर देता है। और इसको सरेंडर करने के बाद भाई जो एक कोर्ट मार्शल का जो प्रक्रिया शुरू हुआ, जो एक कानूनी लड़ाई का जो प्रक्रिया शुरू हुआ हमारे यहाँ आजाद हिंद फौज की सिपाही को लेकर, ठीक है ना, ये भारत में फिर से एक नए मूवमेंट को जन्म देता है। ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब ये लंबा समय के बाद एक ऐसा स्थिति बना जब मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभा किसी मुद्दे पर एक मत हुआ। ठीक है। बल्कि हकीकत तो ये था कि पाकिस्तान के मांग को लेकर जिस प्रकार से मुस्लिम लीग, ठीक है, कांग्रेस का विरोध कर रहा था, उसके बाद ये पहला मौका है जब दोनों एक साथ किसी मुद्दे पर साथ आया। ठीक है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट चलता है हमारा, ये मूवमेंट किस प्रकार से आगे बढ़ता है इसको आगे देखिएगा। तो फिलहाल अगर हम आजाद हिंद फौज का बात करें तो आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ ना ये मोहन सिंह के द्वारा हुआ। और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का जो गठन हुआ ना ये किसके द्वारा हुआ? रास बिहारी बोस। यहाँ पे दो नाम है, एक रास बिहारी बोस है, एक रास बिहारी बोस। बोस किसने महत्वपूर्ण है? रास बिहारी बोस किसने महत्वपूर्ण है? सब बताया हुआ है। कौन सा अधिवेशन है? कंडीशन